चलिए आइए हम लोग पढ़ते हैं आज का जो सिंधु घाटी सभ्यता का तीसरा क्लास है ये। और इसके पहले मैंने 2 क्लास आपको पढ़ा चुका है, तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है, नहीं पढ़ा है, तो आप YouTube पे जाइए और इस डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूँगा, उसको आप देख लीजिए। आज तीसरा क्लास है। आज हम पढ़ते हैं प्रमुख स्थलों के बारे में, ठीक है ना। मतलब हड़प्पा सभ्यता या फिर सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पन सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो प्रमुख स्थल हैं, उन प्रमुख स्थलों को हम देखेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि एग्जाम में वहाँ से कैसे कैसे प्रश्न आते हैं, ठीक है ना। तो बिना समय गंवाए आइए जल्दी फटाफट हम देख लेते हैं। जैसे पहला स्थल अगर हम लेते हैं प्रमुख स्थलों में, तो आपका आता है हड़प्पा स्थल, ठीक है ना। तो यहाँ से जितने पॉइंट आपके बन सकते हैं एग्जाम में और बने हैं, यहीं से प्रश्न रिपीट हुए हैं बार बार। तो आइए जल्दी जल्दी हम इसको देख लेते हैं। कहता है पहला जो पॉइंट आपको याद रखना है, पहला एक पॉइंट आपसे पूछ देता है कि हड़प्पा स्थल कहाँ पर है, किस इसकी स्थिति के बारे में पूछ लेता है। तो आपको याद रखना है कि जो हड़प्पा है वो पाकिस्तान में है। कहाँ पे है? पाकिस्तान में है। और पाकिस्तान का जो पंजाब प्रांत है, ठीक है ना, और उस पंजाब प्रांत में जो आपका मोंटगोमरी जिला है, जिसको अब हम साहिवाल जिला के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। तो आपके परीक्षा में ये दोनों जिलों के नाम में से किसी एक का नाम दे देगा, तो कंफ्यूजन में नहीं रहना है। आपको क्या करना है, दोनों नाम याद करके रखना है और आपके ऑप्शन में जो भी मिल जाए नाम उसको टिक करके आना है। तो आपको याद रखना है कि हड़प्पा कहाँ है, तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी या फिर साहिवाल जिले में स्थित है। क्लियर है? आपको पहला पॉइंट याद रखना है। फिर एक और प्रश्न यहाँ से बनता है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछ लिया जाता है कि हड़प्पा जो स्थल है वो किस नदी के किनारे है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि जो हड़प्पा है वो रावी नदी के किनारे है। किस नदी किनारे है? रावी नदी के किनारे है। और तो और आपके वनडे एग्जामिनेशन में तो यहाँ तक पूछ देगा कि किस नदी के किनारे है, तो रावी नदी के किनारे है, आप याद कर लोगे। लेकिन जब आप यूपीएससी का एग्जाम देने जाओगे, आप पीसीएस का एग्जाम देने जाओगे, तो वहाँ पे ये पूछ लिया गया था क्वेश्चन कि जो हड़प्पा स्थल है वो रावी नदी के किस साइड पे है ना, उत्तर में है कि दक्षिण में है कि दाएं है कि बाएं है, ऐसे प्रश्न बन चुके हैं, ठीक है ना। तो आप तो देख पा रहे हो कितना डीप जाके जो है एग्जामिनर प्रश्न बना रहा है। तो आपको ये भी याद रखना पड़ेगा इस संबंध में कि जो हड़प्पा स्थल है वो रावी नदी के किनारे तो है, लेकिन कहाँ पे है? बाएं तट पर स्थित है। मतलब रावी नदी के बाएं तट पर, बाएं अपना बायां हाथ देख लो, है ना, तो बाएं तट पर जो है आपका हड़प्पा स्थल स्थित है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण जो आपका प्रश्न बनता है खोज। आपसे स्पष्ट डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि हड़प्पा स्थल का खोज किसने किया था, तो आप एक नाम याद रखना, दयाराम साहनी का। किसका नाम याद रखना है? दयाराम साहनी ने हड़प्पा स्थल को खोजा था। कितने सन में खोजा था? तो 1921 ईस्वी में खोजा था, ठीक है। जैसे आपने जॉन मार्शल का नाम सुना होगा, जॉन मार्शल जो हमारे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के प्रथम अध्यक्ष थे, है ना। पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना किया गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा। और 1921 ईस्वी में, है ना, ये जो दयाराम साहनी थे, जॉन मार्शल के नेतृत्व में इन्होंने उत्खनन का कार्य शुरू किया हड़प्पा का, ठीक है ना। इसीलिए इनको जो है दयाराम साहनी को हड़प्पा स्थल का खोजकर्ता माना जाता है। और ध्यान दीजिए, अगर आप वनडे एग्जामिनेशन में जाओगे तो ये एक नाम जरूर याद रखना है आपको कि हड़प्पा का खोज किसने किया, तो 1921 में दयाराम साहनी ने किया। लेकिन अगर आप पीसीएस के एग्जाम देने जाओगे तो ये वन लाइनर टाइप का क्वेश्चन नहीं आ रहा है आजकल, ठीक है ना। आपसे क्या पूछ लिया जाता है? आपसे तीनों नाम याद रखना है कि 1921 में दयाराम साहनी ने तो खोजा हड़प्पा का, उत्खनन किया, लेकिन 1926 का जब समय आता है तो एक और नाम सामने आता है माधो स्वरूप वत्स का, ठीक है ना। माधो स्वरूप वत्स जो है उन दयाराम साहनी के बाद हड़प्पा स्थल का उत्खनन का कार्य उन्होंने किया था। फिर उसके बाद 1946 में एक और नाम आता है मार्टिन व्हीलर का। किसका आता है? मार्टिन व्हीलर का आता है। उनके बाद फिर 1946 में हड़प्पा स्थल का उत्खनन का कार्य किया था, ठीक है ना। मतलब अलग अलग कालखंडों में, अलग अलग समय पर अलग अलग इतिहासकारों द्वारा हड़प्पा स्थल का उत्खनन किया गया और वहाँ से कुछ जानकारियाँ प्राप्त की गई, ठीक है ना। तो आप इन तीनों का नाम याद रखना, बड़े एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है। आपके प्रश्न में दे देगा कि निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा के उत्खनन से संबंधित नहीं है, ठीक है ना। तो नहीं है तो जो है तो उसको आप याद कर लो, नहीं वाला तो अपने आप मिल जाएगा ऑप्शन में, ठीक है ना। चलिए
आगे हम बढ़ते हैं, यहां से भी प्रश्न आपके बनते हैं। कहता है कि इसका उपनाम भी है ना, जो हड़प्पा स्थल है इसका उपनाम इतिहासकारों ने रखा है। तो जो पहला नाम आपको याद रखना है, हड़प्पा को ही हम कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का तोरण द्वार का नगर कहा गया है। इतिहासकारों ने क्या कहा इसको? तोरण द्वार का नगर कहा है, मतलब गेटवे सिटी कहा गया इसको, ठीक है ना। तो पहला आपको याद रखना, तोरण द्वार का नगर कहा जाता है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं गेटवे सिटी, ठीक है ना। फिर आगे चलते हैं, जो दूसरा पॉइंट है, जो दूसरा उपनाम है हड़प्पा का, वो कौन सा है? तो ये औद्योगिक नगर, अर्ध औद्योगिक नगर कहा जाता है इसको। अर्ध मतलब आधा, अर्ध मतलब आधा, औद्योगिक नगर मतलब ऐसे इसका विकास देखा गया है खुदाई के दौरान। लगता है कि वहां पे औद्योगिक नगर था लेकिन अधूरा था, पूरी तरह से नहीं था, तो अर्ध औद्योगिक नगर के नाम से भी जानते हैं। तीसरा, ये वाला तो इतना इंपॉर्टेंट, ये पीसीएस के एग्जाम में पूछ भी दिया गया था, है ना। जो पिगट हैं, पिगट एक इतिहासकार का नाम है, जो पिगट हैं इन्होंने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को, है ना, सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानी कह दिया था, है ना। मतलब इतने बड़े स्थल थे ये, इतने बड़े नगर थे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, ठीक है ना, दो स्थल है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। इन दोनों को सिंधु घाटी सभ्यता का जुड़वा राजधानी कह दिया था। किसने कहा था? तो आपको इनका नाम याद रखना होगा, पिगट ने कहा था। किसने कहा था? पिगट ने कहा था। क्लियर है? चलिए आगे हम देखते हैं, एक और उपनाम है, ये उपनाम है हरियूपिया। एक शब्द है हरियूपिया, और ये शब्द जो है ऋग्वेद से मिलता है। कहाँ से मिलता है? ऋग्वेद से मिलता है। और इसके बारे में जो है मार्टिन व्हीलर ने बताया था। इन्होंने ऋग्वेद में कहा था कि जो हरियूपिया शब्द लिखा गया है वो हड़प्पा स्थल के लिए लिखा गया है। इसके बारे में मार्टिन व्हीलर ने ऐसी जानकारी दी है, ठीक है ना। तो बस उपनाम से संबंधित इतनी बातें आपको याद रखनी है। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कहता है कि यहाँ से एक आयताकार, ध्यान दीजिएगा, आयताकार मुहर, यहाँ से एक आयताकार मुहर में स्त्री के गर्भ से निकलता क्या दिखाया गया है? पौधा दिखाया गया है। मतलब यहाँ से एक आयताकार मुहर मिला है, आयताकार मुहर मिला है, और यहाँ पे स्त्री है और स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा दिखाया गया है, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे वो स्त्री का मतलब दिखा दिया गया कि धरती, धरती को वो माँ समझते थे, ठीक है ना, माँ, धरती माँ कहते थे। और यहाँ पे जो है एक ऐसा मुहर मिलता है जहाँ से स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता हुआ दिखाया जाता है, ठीक है। और ये प्रश्न बन चुका है, आप ध्यान से इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। कहता है सूती कपड़ों का जो साक्ष्य है, सूती कपड़ों का जो साक्ष्य है वो कहाँ से मिलता है? हड़प्पा स्थल से मिलता है। याद रखिएगा, ये यूपीएससी आईएएस के क्वेश्चन में भी ये स्टेटमेंट बना था, ठीक है ना कहीं ये एक लाइन में दे दिया था और पूछ दिया था। तो आप याद रखिएगा, हड़प्पा स्थल से सूती कपड़ों के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, ठीक है ना। और ऐसा कहा जाता है, इतिहासकारों को साक्ष्य मिलता है कि ताम्र दर्पण पे, तांबे का जो दर्पण होता है, ताम्र दर्पण पे जो है सूती के धागे लपेटे हुए वहां से प्रमाण मिले हैं, ठीक है ना। इसीलिए हम कह सकते हैं कि वहां से सूती कपड़े का भी साक्ष्य मिला है, ठीक है। अब आइए आगे चलते हैं। 7वां पॉइंट कहता है कि यहाँ से धान कूटने की जो ओखली होती है, जो धान कूटने की ओखली होती है, वो ओखली के भी साक्ष्य यहाँ से मिलते हैं, ठीक है ना। आप गांव में अगर रहते होंगे तो देखते होंगे कि आज भी लोग ओखली का उपयोग करते हैं, है ना। और देहात एरिया में तो एक ढेका होता था, ढेका, मैंने तो देखा है, उस पर जो है धान उसमें डाल के और पैर पे चढ़ के उसको ढेका से धान को जो है कूटा जाता था। तो आप याद रखिएगा कि हड़प्पा स्थल से धान कूटने की ओखली के साक्ष्य मिले। आपसे पूछ दिया जाएगा एग्जाम में कि धान कूटने की ओखली के जो साक्ष्य हैं वो हड़प्पा के किस स्थल से प्राप्त हुए हैं या फिर सिंधु घाटी के किस स्थल से प्राप्त हुए हैं, तो आपको बताना पड़ेगा हड़प्पा स्थल से प्राप्त हुए हैं, ठीक है ना। फिर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कहता है सभी घरों में शौच स्थान मतलब टॉयलेट्स के भी साक्ष्य मिलते हैं। ध्यान दीजिएगा, हड़प्पा स्थल यानी कि जो हम सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ रहे हैं, ये नगरीय सभ्यता थी। कौन सी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी। और देखिए यहाँ पे हड़प्पा जो स्थल है, यहाँ के शौच स्थानों के साक्ष्य मिलते हैं, मतलब टॉयलेट्स के साक्ष्य मिलते हैं, ये भी आपको याद रखना है। फिर हम देखते हैं कि ये प्रशासनिक नगर जैसा प्रतीत होता है, मतलब जो हड़प्पा स्थल है, इतिहासकारों ने जब इसका उत्खनन करना शुरू किया और उत्खनन करने के बाद जब इसके एरिया को देखा, ठीक है ना, और कुछ ऐसे प्रमाण मिले हैं, कुछ ऐसे साक्ष्य मिले हैं
जिनके आधार पर इतिहास कहते हैं कि देखने पर जो हड़प्पा स्थल है वो प्रशासनिक नगर के जैसा प्रतीत होता है, ठीक है ना, प्रशासनिक नगर के जैसा प्रतीत होता है। क्लियर है? तो आपको इतने पॉइंट कम से कम हड़प्पा स्थल से संबंधित हैं, आपको याद रखने ही रखने हैं, घोल के पी जाने हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बन चुके हैं और यहीं से प्रश्न बनते रहते हैं बार बार। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। फिर एक और हड़प्पा स्थल आता है जो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये जो स्थल है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत बार प्रश्न बना आपके एग्जाम में। तो कहता है मोहनजोदड़ो, है ना, मोहनजोदड़ो या मोहनजोदाड़ो पे एक मूवी भी बना है ऋतिक रोशन का, आप चाहें तो थोड़ा सा देख सकते हैं, एक आइडिया मिल सकती है। तो मोहनजोदड़ो जो स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का, उसका पहला जो पॉइंट है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कहता है मोहनजोदड़ो कहाँ पे भैया? तो पहला तो आप याद रखना, मोहनजोदड़ो कहाँ पे? पाकिस्तान में। पाकिस्तान के दो स्थलों का नाम तो आपको घोल के पी जाना है। पहला पाकिस्तान में मोहनजोदड़ो है, दूसरा जो है पाकिस्तान में हड़प्पा है। मतलब हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों के दोनों स्थल कहाँ पे हैं? पाकिस्तान में है। क्लियर है? अब आइए, अब ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, ध्यान से सुनिएगा, हड़प्पा जो है वो पंजाब प्रांत में है, लेकिन मोहनजोदड़ो किस प्रांत में है? सिंध प्रांत में है, और जिले का नाम है लरकाना जिला। कौन सा जिला? लरकाना जिला। तो आपको याद रखना, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध क्षेत्र के लरकाना जिले में स्थित है। क्लियर है? अब आइए, अब कहता है कि जो मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है बेटा? तो मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु नदी किनारे, किस नदी किनारे है? सिंधु नदी के किनारे है। अब देख लेते हैं दाएं है कि बाएं है, तो आप याद रखिएगा सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। ठीक है ना, मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के दाएं तट पे, अपना दाहिना हाथ देखिए, दाएं तट पे जिधर से प्रवाहित हो रही है नदी, वो उसी दिशा में अपने चेहरे को करके खड़ा हो जाइए, आपको पता चलेगा दायां कौन है और बायां कौन है। ठीक है ना? अब आइए, फिर हम खोज की बात करते हैं कि मोहनजोदड़ो जो स्थल था इसका खोज किसने किया था? तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा, राखल दास बनर्जी। किसने किया था? राखल दास बनर्जी। मैंने पहले ही क्लास में आपको इसके बारे में बता दिया था, नहीं देखे हैं तो जाइए वीडियो देखिए। राखल दास बनर्जी ने 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज की थी। ये प्रश्न बन चुके हैं, ये सारे के सारे प्रश्न बन चुके हैं। ठीक है ना, आने वाले समय में रिपीट हो सकते हैं, ध्यान से देखिए। कहता है कि जो मोहनजोदड़ो है उसका उपनाम है, और उपनाम से भी प्रश्न कई बार आ चुके हैं आपके एग्जामों में। जैसे आप देख पा रहे होंगे, जो मोहनजोदड़ो है इसको मृतकों का टीला कहा जाता है। आपके प्रश्न में पूछ दिया गया था, आपके पेपर में पूछ दिया गया था कि मृतकों का टीला किसे कहते हैं, या हड़प्पा के किस स्थल को मृतकों का टीला कहते हैं। ठीक है ना, तो आपको बताना है कि मोहनजोदड़ो जो स्थल है उसी को हम मृतकों का टीला भी कहते हैं। क्लियर है? अब आइए, दूसरा इसका एक और उपनाम है, इसको कहते हैं स्तूपों का शहर भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? स्तूपों का शहर भी कहा जाता है, याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं, इसका एक और नाम है जिसको कहते हैं रेगिस्तानों का बगीचा। अगर आपसे पूछ दिया जाए एग्जाम में कि सिंधु घाटी सभ्यता का वह कौन सा स्थल है जिसे हम रेगिस्तानों का बगीचा भी कहते हैं, तो आप बताइएगा मोहनजोदड़ो को कहते हैं। ठीक है ना, रेगिस्तानों का बगीचा कहिए या फिर सिंध का बाग कहिए, बाग मतलब बगीचा, है ना, सिंध का बाग कहिए या रेगिस्तानों का बगीचा कहिए, ये सारे के सारे उपनाम जो हैं किसके हैं? मोहनजोदड़ो के हैं। क्लियर है? याद रखना है आपको। फिर आगे हम चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का यह एकमात्र इकलौता ऐसा स्थल है जो बाढ़ के कारण 7 बार उजड़ा है और 7 बार बसा है। ध्यान से देखिएगा, बाढ़ के कारण, किसके कारण? बाढ़ के कारण ये 7 बार उजड़ा है और 7 बार बसा है। आपसे पूछ दिया जाता है एग्जामों में कि सिंधु घाटी सभ्यता का वह कौन सा स्थल है जो 7 बार उजड़ा है बाढ़ के कारण और 7 बार बसा है, तो आपको याद रखना है मोहनजोदड़ो। क्लियर है? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहता है यूनिकॉर्न एक शब्द है, यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न का मतलब होता है एक श्रृंगी पशु, मतलब एक सींग वाला जीव। तो एक सींग वाला जो पशु होता है उसी को हम कहते हैं यूनिकॉर्न। तो मोहनजोदड़ो से एक सींग वाले पशु का 2 चांदी के मुहर मिले, मतलब 2 चांदी के मुहरों पर एक सींग वाले पशु का अंकन मिलता है। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। ठीक है ना, अब देखो चांदी का भी प्राचीनतम साक्ष्य मिल रहा है, यहाँ से मोहनजोदड़ो से मिल रहा है। ऐसा मुहर मिला है जहाँ पे एक सींग वाले पशु का अंकन है ना, तो याद रखिएगा कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से मिला है। फिर हम देखते हैं एक और पॉइंट, 7वां, कहता है कि सेल खड़ी से निर्मित योगी की मूर्ति मिली है। ध्यान दीजिएगा, बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। कहता है योगी की मूर्ति कहाँ से मिली है, तो आप याद रखना मोहनजोदड़ो से मिली है। ठीक है ना,
तो सेल खड़ी से निर्मित, एक शब्द आया सेल खड़ी। सेल खड़ी का मतलब जो पहले ये ब्लैक बोर्ड हुआ करता था तो आप लोग पढ़े होंगे, चौक से लिखा जाता था, चौक से, है ना, या स्लेट बिकता था पहले हम लोग तो चौक से लिखते थे, उसी चौक जिससे बनता है ना वही सेल खड़ी कहलाता है ना। तो सेल खड़ी से निर्मित एक योगी की जो मूर्ति मिली है वो मोहनजोदड़ो से मिली है। क्लियर है? अब आइए, अब 8वां पॉइंट तो इतनी बार पूछा गया आपके एग्जाम में कि पूछो मत, है ना। इसको किसी हाल में आपको याद करना है, उल्टा लटक के याद कर लो इसको। कहता है कि अन्नागार जो सबसे बड़ी इमारत है या इसी को कोठार बोलते हैं, ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो आपको याद रखना मोहनजोदड़ो से। तो मोहनजोदड़ो से अन्नागार प्राप्त हुआ है। अन्नागार, अन्नागार नाम से स्पष्ट हो रहा है। तो जो मार्टिन व्हीलर थे इतिहासकार, उनका कहना था कि जो अन्नागार है, अन्न मतलब अनाज, जहाँ पे अनाज को भंडारित करके रखा जाता था, इकट्ठा करके रखा जाता था, उसी को अन्नागार कहा गया। एक बहुत बड़ा जो है हॉल मिला है, उसको मार्टिन व्हीलर ने अन्नागार की संज्ञा दे दिया कि यहाँ पे लोग जो है अनाजों को इकट्ठा करके रखते होंगे। ठीक है ना, अनुमान लगाया गया है। तो आप याद रखिएगा, सबसे बड़ी इमारत जो मिली है जिसको हम अन्नागार कहते हैं, वो कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से मिली है। ठीक है, या इसी को कोठार कहते हैं। अब दूसरा पॉइंट एक और देखो, 9वां जो पॉइंट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, कहता है स्नानागार। ध्यान से देखिएगा, एक अन्नागार है, दूसरा क्या है? स्नानागार। कहाँ से मिला है? तो वो भी मोहनजोदड़ो से मिला है। स्नानागार जो था वो कहा जाता है, इतिहासकार मानते हैं कि वो एक धार्मिक अनुष्ठान की जगह थी, है ना। मोहनजोदड़ो में एक ऐसी संरचना थी, अगर आपको यहाँ दिख पा रहा होगा तो मैं दिखा रहा हूँ, ऐसे देखो, इसमें आपको लंबाई, चौड़ाई और गहराई भी याद है। जो स्नानागार था उसकी लंबाई 11.88 मीटर था, चौड़ाई 7.01 मीटर था, फिर गहराई 2.43 मीटर आपकी गहराई थी। अब देखो ये कैसे था, ऐसे था, मान लो ये मैंने स्नानागार बना दिया, है ना। तो इसकी जो लंबाई थी वो थी 11.88 मीटर, ठीक है ना। जो चौड़ाई थी इसकी वो थी 7.01 मीटर, और जो गहराई थी इसकी वो थी 2.43 मीटर। अब देखिए ऐसे ऐसे सीढ़ियां बनी हुई थी, नीचे उतरने के लिए सीढ़ियां थी दोनों तरफ से, मतलब उत्तर, नॉर्थ और साउथ, उत्तर और दक्षिण में सीढ़ियां बनी थी इसके अंदर उतरने के लिए, और यहाँ से होल था जहाँ से पानी की निकासी या पानी को उसमें भरा जाता था। ठीक है ना। तो इस तरह की जो संरचना थी, इसमें पानी भरा जाता था। तो इतिहासकार मानते हैं, जैसे स्विमिंग पूल देखे हो, एकदम स्विमिंग पूल के जैसा ही एक संरचना था जिसमें पानी भर दिया जाता था, और सीढ़ियाँ थी उसमें जाने के लिए दोनों तरफ से, उत्तर के साइड से और दक्षिण के साइड से, और कोने में जो है पानी की निकासी के लिए एक जगह भी छोड़ा गया था। तो स्विमिंग पूल के जैसा ही एक संरचना था जिसको क्या कहा गया था? स्नानागार कहा गया था। ये पाया गया है मोहनजोदड़ो में पाया गया है। क्लियर है? इतनी बात आपको याद रखना है। इतिहासकार मानते हैं कि ये धार्मिक अनुष्ठान, मतलब वहाँ के लोग कुछ ऐसा धार्मिक अनुष्ठान करते थे सभी लोग इकट्ठा करके। जैसे अभी छठ पूजा बीता है, तो छठ पूजा में भी हम देख रहे हैं कि जल के पास खड़े होकर सभी माताएं जो हैं छठ मैया की पूजा करती हैं। हो सकता है उसी तरह का कुछ धार्मिक अनुष्ठान किया जा रहा होगा उस समय भी। ये अनुमान लगाया गया, एग्जैक्टली क्या होता था अभी इतिहासकार इसको जो है एग्जैक्टली नहीं बता पाते हैं, बस अनुमानित है, अनुमान लगा के बताते हैं। क्लियर है? आगे चलिए, जो 10वां पॉइंट है ये भी बहुत बार पूछा गया आपके एग्जाम में। आप याद रखिएगा कि यहाँ से एक पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है। ध्यान दीजिएगा, पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है, और ये इंपॉर्टेंट है, आपके पीसीएस में पूछा गया था कि उसके चारों तरफ निम्नलिखित में से कौन कौन जानवर, कौन सा जानवर नहीं था। तो आपको जितने जानवर थे उनके चारों तरफ उन जानवरों के नाम याद रखने हैं। कैसे? तो जो पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है उस मूर्ति के चारों तरफ हाथी, गेंडा, चीता और भैंसा, ये 4 जानवरों के नाम आपको याद रखना है। हाथी, गेंडा, चीता और भैंसा, ये चारों तरफ से उनको घेरे हुए थे, ये विराजमान है उनकी मूर्ति के पास। ठीक है ना। आपसे पूछ देगा निम्नलिखित में से कौन सा जानवर नहीं था, ठीक है ना। तो आप चारों याद रहेगा, तब जाके आप जो है एलिमिनेट कर पाओगे या फिर उसको सही कर पाओगे। ठीक है ना। चलिए अगला नेक्स्ट हम पॉइंट देखते हैं। कहता है कि पुजारी की प्रस्तर मूर्ति, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पूछा गया एग्जाम में। कहते हैं यहाँ पे पुजारी की मूर्ति मिली है, लेकिन किसकी मिली है? प्रस्तर की। प्रस्तर का मतलब होता है पत्थर की।
किसकी? पत्थर की। तो पुजारी की पत्थर की मूर्ति मिली है। एक और चीज, नर्तकी मतलब डांसर, है ना, डांसर की कांच से मूर्ति मिली है। मतलब एक नर्तकी की मूर्ति मिली है, डांसर की मूर्ति मिली है जो कि कांसे की बनी हुई थी, और एक पुजारी की मूर्ति मिली है जो कि पत्थर की बनी हुई थी। और आपसे यह भी पूछा जाता है, कांसा एक मिश्र धातु है। कांसा क्या है? मिश्र धातु है, जो तांबा और टीन से निर्मित होता है। तांबा और टीन से बना होता है। आपको याद रखना है कि कांसा क्या है? मिश्र धातु है, जो किससे मिलकर बना है? तांबा और टीन से मिलकर बना है। क्लियर है? चलिए, और कांसे से निर्मित कौन सी मूर्ति मिली है? नर्तकी की। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 12वां पॉइंट है, कहता है यहां से एक बड़ा कुआं भी प्राप्त हुआ है। आपको याद रखना है कि मोहनजोदड़ो से जो है एक बड़ा कुआं भी प्राप्त हुआ है। अब 13वां जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 13वां जो प्रश्न है बहुत बार गुमराह कर देता है। जब स्टेटमेंट बन के आता है पीसीएस के एग्जाम में तो बच्चा सोचने लगता है, तो आपको एक एक पॉइंट याद रहना चाहिए। 13वां प्रश्न कहता है कि भवन पक्की ईंटों के बने थे। ध्यान से सुनिएगा, जो मोहनजोदड़ो स्थल मिला है वहां के जो भवन निर्मित हैं वो किनके बने थे? पक्की ईंटों के बने थे। और पक्की ईंटों के बने थे, यह एक शहरीकरण का मतलब नगरीकरण का, नगर का एक प्रमुख लक्षण है। इन्हीं सब लक्षणों को देखकर तो इतिहासकारों ने कहा कि सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। ठीक है ना? अभी और सारे लक्षण हमें आगे दिखाई देंगे, ध्यान से देखिए। अब तो यहाँ के भवन कैसे बने थे बाबू? पक्की ईंटों के बने थे। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, यहाँ सर्वाधिक अभिलेख युक्त मुहरें मिली है। ध्यान से देखिए, मोहनजोदड़ो एक ऐसा स्थल है जहाँ के जो अभिलेख युक्त मुहरें, जो मुहरें मिली हैं वो कैसी हैं? अभिलेख युक्त। उस पर कुछ ना कुछ लिखा गया है उन मुहरों पे। ठीक है ना? आप जैसे मुहर देखोगे तो मान लो कि ये मुहर बना है, तो ये जो मुहर बना है तो इस मुहर पे कुछ ना कुछ लिखा गया है। ठीक है ना? लेकिन दुर्भाग्य है कि आज तक उन लेखों को पढ़ा नहीं जा सका है। मतलब इसीलिए तो आधे ऐतिहासिक काल में इसको रखा जाता है। और आधे ऐतिहासिक काल का मतलब क्या होता है? ऐसा इतिहास का वह कालखंड जिसमें लिखित साक्ष्य तो मिलते हैं लेकिन हम आज तक उसको पढ़ नहीं सके, उसको हम आधे ऐतिहासिक काल कहते हैं। ठीक है ना? तो हमारा सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता आधे ऐतिहासिक काल से ही संबंधित है। यहाँ पे तो लिखे हुए चीजें मिलती हैं लेकिन आज तक उसको कोई पढ़ नहीं सका है। ठीक है ना? चलिए अब आइए, तो अभिलेख युक्त मुहरें आपको याद रखना है। 15वां पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, कहता है इसकी प्रमुख विशेषता क्या है? सड़कें नगरों की विशेषता में, प्रमुख लक्षण में सड़कें बहुत बड़ी विशेषता हैं। आपको याद रखना है कि प्रमुख विशेषता क्या थी मोहनजोदड़ो की? तो सड़कें, वहां की सड़कें इनकी प्रमुख विशेषता बताती हैं। क्यों? क्योंकि ये सड़कें कैसी बनी हुई थी? ग्रिड पद्धति में बनी हुई थी। ग्रिड पद्धति का मतलब जब सड़कें एक दूसरे को समकोण पे काटती हैं, कितने पे काटती हैं? समकोण पे काटती हैं, तो इस पद्धति को हम कहते हैं ग्रिड पद्धति। मान लो कि ऐसे सड़क कहीं से आ रही है ना, सड़क आ रही है, एक और सड़क ऐसे समकोण पे इसको काट दे, समकोण का मतलब 90 अंश पे काट दे, तो यही जो पद्धति है इसी को कहते हैं ग्रिड पद्धति। और ये ग्रिड पद्धति कहाँ पे पाई गई है? मोहनजोदड़ो में देखने को मिली गई है। ठीक है ना? अब देखिए, देखने को मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं 16वां। यहां से भी आपके प्रश्न बने हैं, है ना? तो मोहनजोदड़ो में शवों को जलाने की प्रथा थी, है ना? जो किसी की मृत्यु हो जाती थी, तो आज भी हम अपने समाज में देखते हैं, जैसे इस्लाम धर्म में लोग क्या करते हैं? मृत शरीर को ले जाकर जो है दफना देते हैं। हिंदू लोग क्या करते हैं? मृत शरीर को ले जाकर उसका अंतिम संस्कार करते हैं, जला देते हैं। ठीक है ना? लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा था? यहाँ दफनाया नहीं जा रहा था, जलाया जा रहा था। मतलब शवों को जलाने की जो प्रथा थी यहाँ प्रचलित थी, ऐसे साक्ष्य मिले हैं। क्लियर है? तो चलिए, आपके मोहनजोदड़ो से इतने 16 कम से कम पॉइंट आपको एकदम घोल के पी जाना है, याद रहना चाहिए, किसी भी हाल में याद रखना है। ठीक है ना? यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट जो आपका स्थल है वो बहुत, ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी प्रश्न बार बार बनते हैं। कहता है कालीबंगन या कालीबंगा भी कई जगह लिख के मिलता है। कालीबंगन का पहला पॉइंट देखते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। कहता है कालीबंगन कहाँ पर स्थित है भैया? तो राजस्थान। कहाँ पे? याद रखिएगा, राजस्थान में क्या है? कालीबंगन। कालीबंगन कहाँ है? राजस्थान में है। ठीक है ना? राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है। कहाँ पर है? राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में, और घग्गर नदी के किनारे है। कालीबंगन घग्गर नदी के किनारे है।
इसको किसने खोजा था? तो आप याद रखिएगा अमलानंद घोष ने 1951 में खोजा था। किसने खोजा था? अमलानंद घोष 1951 में उत्खनन किया और 1961 में 10 साल बाद एक और नाम आता है बीवी लाल। कौन आते हैं? बीवी लाल। इन्होंने भी कालीबंगन का उत्खनन का कार्य किया था। क्लियर है? तो अमलानंद घोष के बारे में मैंने पहले क्लास में बताया था कि यही अमलानंद घोष थे और डीपी अग्रवाल थे जिन्होंने 1953 में सोथी संस्कृति का खोज किया था। और वही सोथी संस्कृति कहाँ पाई गई है? राजस्थान में ही पाई गई है। ठीक है ना? तो ये भी एक प्रश्न पीसीएस का है, पीसीएस में पूछा गया था। आइए आगे बढ़ते हैं। कहता है कि जो कालीबंगा है इसका अर्थ क्या होता है? ये भी पूछा गया एग्जाम में है। कालीबंगा का जो अर्थ होता है वो होता है काली चूड़ियाँ। याद रखिएगा कालीबंगा का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? काली चूड़ियाँ, काली चूड़ियाँ। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। कहता है एकमात्र हड़प्पा कालीन स्थल है जिसका निचला शहर भी किले से घिरा हुआ था। ये भी प्रश्न बन चुका है। मतलब एकमात्र, बहुत सारे स्थल हैं सिंधु घाटी सभ्यता में, लेकिन कालीबंगा एकमात्र ऐसा शहर है, एकमात्र ऐसा स्थल है जिसका निचला जो शहर था वो भी किले से घिरा हुआ था। क्लियर है? याद रखना है आपको। चलिए 5वां पॉइंट देखते हैं। यहां से कालीबंगा से क्या क्या मिला है? ध्यान से सुन लीजिए, ये सारे पॉइंट बन चुके हैं, क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। आपसे पूछता है कि जुते हुए खेत का प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो आपको याद रखना कालीबंगा से मिलता है जुता हुआ खेत। अग्नि पूजा का जो प्रमाण है, अग्नि पूजा होती थी कि नहीं होती थी, इसका भी जो प्रथा का साक्ष्य है वो आपका जो है कालीबंगा से मिलता है। अग्निकुंड का जो साक्ष्य मिला है, ये भी प्रश्न बन चुका है। आपसे पूछता है अग्निकुंड का साक्ष्य हड़प्पाकालीन स्थल से किस स्थल से मिलता है? तो आपको याद रखना कालीबंगा से मिलता है। चूड़ी के जो अवशेष मिले हैं, चूड़ी के साक्ष्य मिले हैं, वो भी कालीबंगा से मिले हैं, क्योंकि आप देख ही पा रहे हो कालीबंगा का अर्थ ही होता है काली चूड़ियाँ। ठीक है? फिर कहता है घोड़े के अस्थि पंजर। ये एक बहुत विवादित प्रश्न है ना? घोड़ा सैंधव या सिंधु घाटी सभ्यता में था कि नहीं था, अभी इतिहासकारों में इस पर जो है मतभेद है, लेकिन कभी कभी वनडे एग्जामिनेशंस में पूछ दिए गए हैं। तो आप याद रखिएगा, अगर घोड़े के बारे में पूछे तो आप याद रखना कि कालीबंगन अगर ऑप्शन में होगा तो कालीबंगा को मार के आइएगा। ठीक है ना? घोड़े का अस्थि पंजर का अवशेष मिले हैं। ठीक है? अब आइए 6वां क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये भी पीसीएस में पूछा गया है। कहता है कि नक्काशीदार ईंटों के प्रमाण मिले हैं। मतलब कालीबंगा में जो ईंटें मिले हैं, ईंटों पे नक्काशियां की गई हैं, चित्र बनाए गए हैं उकेर कर। ठीक है ना? तो आप याद रखिएगा कि नक्काशीदार ईंटों के प्रमाण मिले हैं। क्लियर है? आगे यहां से भी ध्यान से सुनिए, अन्नागार प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? अन्नागार 2 जगह से। एक तो आपने पढ़ा मोहनजोदड़ो के बारे में, तो मोहनजोदड़ो में भी अन्नागार पाया गया था, लेकिन ये सबसे बड़ा है। ध्यान से सुनिएगा, सबसे बड़ा है अन्नागार, और अन्नागार आपका जो है कालीबंगा से मिलता है, उससे छोटा है। क्लियर है? आप सुनिए, कहता है 7वां पॉइंट, यहाँ के जो भवन थे वो कच्ची ईंटों के बने थे। ध्यान से देखिए, अभी इसके पहले हम पढ़ रहे थे तो भवन किसके बने थे? यहाँ पे देखिए पक्की ईंटों के बने थे। कहाँ पे? मोहनजोदड़ो में भवन जो थे वो पक्की ईंटों के बने थे, लेकिन जैसे ही कालीबंगा राजस्थान में हम आते हैं, वहाँ पे जो भवन निर्माण हुए थे वो किसके बने थे? कच्ची ईंटों के बने थे। यहाँ पे डिफरेंस दिखाई दे रहा है। और जहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, ध्यान से सुनिएगा, जहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट होता है एग्जामिनर वहीं से प्रश्न उठाता है। ठीक है ना? जैसे कच्चा ईंट और पक्का ईंट, यहाँ कन्फ्यूजन होगा बच्चों को, तो आप एकदम घोल के पी जाओ इसको कि पक्का ईंटा है तो मोहनजोदड़ो, कच्चा ईंटा है तो कालीबंगा। क्लियर है? याद रखना है आपको। चलिए और नेक्स्ट देखिए 8वां प्रश्न, 8वां जो है पॉइंट है, बहुत ही ये भी पूछा गया आपके एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है। कहता है भूकंप के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? तो कालीबंगा। आपको याद रखना है कि भूकंप के भी प्रमाण मिलते हैं हमारे सिंधु घाटी सभ्यता से। वो कहाँ से मिलते हैं? कालीबंगा से मिलते हैं। क्लियर है? 9वां जो आपका पॉइंट है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहता है यहाँ पे देखो, शवों को जलाने एवं दफनाने की दोनों प्रथा विद्यमान थी। अभी हमने क्या पढ़ा? शवों को केवल जलाया जाता था मोहनजोदड़ो में, लेकिन कालीबंगा में क्या हो रहा है? यहाँ पे जलाया भी जाता था और दफनाया भी जाता था। तो आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन क्या, कि हड़प्पा काल का वह कौन सा स्थल था जहां पर शवों को जलाया भी जाता था और दफनाया भी जाता था? तो क्या बताओगे आप? कालीबंगा। क्लियर है? चलिए, तो कालीबंगा समाप्त हुआ। अब हम आते हैं एक लास्ट अपने धौलावीरा पे। घबराइए नहीं, अभी बहुत सारे स्थल हैं। मैंने अभी आपको जो है 1,
2, 3, 4 स्थलों के बारे में पढ़ाया। नेक्स्ट क्लास में आपको आगे के और भी स्थल और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट्स पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। चलिए, धौलावीरा से क्या क्या प्रश्न आ सकता है ये भी हम देख लेते हैं, और आ चुका है, प्रश्न बन चुके भी हैं। तो पहले तो ये समझो, धौलावीरा, धौलावीरा का 2 शब्दों से मिलकर बना, एक धौला एक वीरा। धौला का मतलब होता है सफेद, धौला का मतलब क्या होता है सफेद, और वीरा का मतलब होता है कुआं। क्या होता है कुआं, वीरा का मतलब होता है कुआं। तो यहां पे धौलावीरा में एक कुआं मिला है, उसी कुएं को देखकर इतिहासकारों ने इसका नाम रख दिया धौलावीरा, ठीक है ना। धौलावीरा, धौला का मतलब सफेद, वीरा का मतलब कुआं। अब आइए, धौलावीरा कहां पर है भाई, तो ध्यान से देखिए, धौलावीरा आपके गुजरात का एक कच्छ का जिला है। गुजरात में क्या है, कच्छ जिला है, और उसी जिले में हमारा धौलावीरा है। किस नदी के किनारे है बाबू, लूनी नदी के किनारे। आपको याद रखना है कि धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिले में लूनी नदी के किनारे है। क्लियर है। अब आइए, इसको खोजा किसने था, तो आपको याद रखना जेपी जोशी ने। किसने खोजा था, जेपी जोशी ने खोजा था 1967 से 68, 67 से 68, ठीक है ना। चलिए, अब तीसरा पॉइंट देखो, ये प्रश्न बन चुका था, है ना। आपसे पूछ दिया था कि हड़प्पा काल का वह कौन सा स्थल था, या फिर सिंधु घाटी सभ्यता का वह कौन सा स्थल है जो कर्क रेखा पर स्थित है। ध्यान से देखिए, कर्क रेखा, वही कर्क रेखा जो हमारे भारत को 2 बराबर भागों में बांट देती है, ठीक है ना। आपसे यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि कर्क रेखा को टच करने वाले जो राज्य हैं उनका नाम बताइए, तो आपको याद रखना है, ठीक है ना। चलिए, तो कर्क रेखा पर स्थित है कौन, धौलावीरा। धौलावीरा कर्क रेखा पर स्थित है। अब आइए, चौथा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, कह रहा है शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण मिले हैं। कहां से, धौलावीरा से। तो धौलावीरा से शैलकृत स्थापत्य, मतलब शैल का मतलब पत्थर होता है, उसके ऊपर उकेर कर कुछ चित्रकारी की गई है, तो उसके भी प्रमाण हमें मिलते हैं। कहां से, धौलावीरा से मिलते हैं। क्लियर है। अब आइए, पांचवा पॉइंट है, कहता है कि धौलावीरा 3 भागों में विभक्त है। आपसे ये प्रश्न बन चुका है, पूछा गया कि वह कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल है वो जो 3 भागों में विभक्त है। तो आपको याद रखना है 3 भागों में कौन विभक्त है, धौलावीरा। 3 भागों में धौलावीरा। क्लियर है। अब आइए, कहता है कि यह नगर जो है आयताकार है, ये भी इंपॉर्टेंट है। पूछ देता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का वह कौन सा स्थल है, नगर स्थल जो आयताकार है, तो आपको क्या बताना है, धौलावीरा। क्लियर है। अब आइए, नेक्स्ट देखते हैं, 7वां देखते हैं। धौलावीरा से क्या मिला है, एक विशाल जलाशय मिला है। और ध्यान से देखिए, यहाँ पे जलाशय 16 से अधिक जलाशय मिले हैं, तालाब मिले हैं, इसीलिए इसको जो है लेक सिटी यहाँ लिख दिया हूँ। ध्यान से देखिएगा, लेक सिटी बोलते हैं इसको, है ना। यहाँ से क्या मिला, विशाल जलाशय मिला, और लगभग 16 से अधिक जलाशय मिले हैं, इसीलिए धौलावीरा को हम लेक सिटी के भी नाम से जानते हैं। इतिहासकारों ने ऐसा नाम रखा है, ठीक है ना। फिर देखिए, नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ उन्नत जल प्रबंध के प्रमाण मिले हैं। ध्यान, बहुत बेहतरीन प्रबंधन है यहाँ पे, जल प्रबंधन की व्यवस्था वो यहाँ से प्राप्त होती है। 9वां नेक्स्ट देखते हैं, कहता है यहाँ से बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला सूचना पट्ट अभिलेख मिलता है। ध्यान से देखिए, कहता है एक साइन बोर्ड मिला है, यहाँ से क्या मिला है, साइन बोर्ड 10 चिन्हों वाला मिला है ना। यहाँ कई जगहों पे आप किताबों में पढ़ोगे, शिलालेख लिख देता है कि यहाँ से धौलावीरा से शिलालेख मिला है। शिलालेख नहीं मिला, शिलालेख का मतलब होता है पत्थर पर लिखा गया कुछ मिला हो, उसको शिलालेख बोलेंगे। यहाँ पे तो लकड़ी के तख्ते पर, ठीक है ना, जिप्सम से लिखा हुआ लेख मिला है जो 10 चिन्हों वाला है, लेकिन आज तक उसको पढ़ा नहीं जा सका है। लेकिन आप इस चक्कर में ना पड़िए, आप इतना याद रखिए कि आपसे अगर पूछे कि 10 चिन्हों वाला अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है, किस हड़प्पा स्थल से, तो आपको याद रखना है धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये तो मैं बता चुका, इसे लेक सिटी भी कहा जाता है। 11वां जो पॉइंट है वो देखो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर आपसे परीक्षा में पूछता है कि किस हड़प्पाकालीन स्थल से राज्यसभा के अवशेष मिलता है ना, राज्यसभा शब्द अगर आ गया, राज्यसभा का अवशेष मिलता है, तो आपको याद रखना है धौलावीरा से मिलता है। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है बिना प्रतीक वाली आयताकार मुहर यहीं से मिली है, मतलब उस पर कोई प्रतीक नहीं बना है, आयताकार मुहर है, सादा, है ना। वो कहाँ से मिला है, वो धौलावीरा से मिला है। तो इस तरह से हम कुछ प्रमुख हड़प्पाकालीन स्थलों के बारे में और उनसे संबंधित कुछ पॉइंट्स के बारे में हम देख चुके हैं। ठीक है, तो प्रश्न यहीं से आएंगे, ठीक है ना, कोई बाहर से आने वाले नहीं है प्रश्न।
आपको प्रीलिम्स लेवल तक, पीसीएस के प्रीलिम्स लेवल तक जाओगे तो प्रश्न यहीं से आपको मिलेंगे, इसलिए इसको किसी तरह से आपको याद करना पड़ेगा, घोल के पी जाना पड़ेगा, उसके बाद ही एग्जाम क्वालिफाई कर पाओगे, ठीक है ना। एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, सबको याद करो। और इसके बाद का जो क्लास होगा, इसके आगे के कुछ और स्थल होंगे, उन स्थलों के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए आप इतना ही स्क्रीनशॉट ले लो इसका, और लिखना चाहते हो तो लिख लो, अच्छे से इसको पॉइंट वाइज लिख लो। चलिए।